स्टार्ट होता है हमें सेरा को दिखाया जाता है जो कॉफी पीते हुए अपने मन में बोलती है, मैं यहाँ बैठी हूँ कान लगाए, जो कुछ हो रहा है उसे समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो तनाव इतना गहरा है तो उसे कोई चाकू से भी काटा जा सकता है। कम से कम कहने के लिए हमें दिखाया जाता है कि सारी लड़कियाँ और बात कर रही थी। तो इस मांगा की फीमेल लीड है, मैं उसका नाम अब जैस्मिन बोलूंगी। ओके, लड़की बोलती है, जैस्मिन मैंने सुना है कि तुमने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है। दूसरी लड़की बोलती है, ओ ऐसा सच में? तुमने तो सबको पीछे छोड़ दिया है। तीसरी लड़की बोलती है, तो हम इतने यंग है कि थोड़ी मस्ती कर सकते हैं, पता है। पहली लड़की बोलती है, तक हम मस्ती कर रहे हैं तब तक तुम्हें डेटिंग पर जाना चाहिए। जैस्मिन बोलती है, लेकिन अब मैं डेटिंग के बारे में कुछ हद तक उब चुकी हूँ। डेटिंग को भूल जाओ, अब शादी के बारे में सोचने का समय आ गया है। पहली लड़की बोलती है, तो एक अपनी तरह से ही जबरदस्ती है। दूसरी लड़की बोलती है, सच में यह बड़ा फैसला लेने में थोड़ा समय लेना चाहिए, कोई हल्के में लेने वाली बात नहीं है। तीसरी लड़की बोलती है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम जैस्मिन तुम किसी भी तरह से बहुत अच्छी हो। पहली लड़की बोलती है, वो ब्यूटीफुल है और उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। एक साइड वाली लड़की बोलती है, असल में कई लोगों को जानती हूँ जिन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा है, हालांकि मैंने साफ साफ बता दिया है कि मैं तुम्हें किसी के साथ सेट नहीं कर सकती। और एक लड़की बोलती है, क्या जैस्मिन का बॉयफ्रेंड अभी कोरिया वापस आ गया है? ओह ये तो मेरी गलती है। जैस्मिन स्माइल करते हुए बोलती है, वो लास्ट वीक ही वापस आ गया है। हमें सेरा को दिखाया जाता है जो वहाँ बोर हो रही थी। सेरा अपने मन में बोलती है, आमिर लड़कियों की बातचीत में जोर पड़ रही है, मुझे कुछ बहाना बना के यहाँ से निकल जाना चाहिए। जैस्मिन स्माइल करते हुए बोलती है, सारा कहीं ज्यादा मुझसे खूबसूरत है, मैंने आज तक उससे ज्यादा कोई स्वीट और काइंड पर्सन नहीं देखा। सेरा जैस्मिन को देखती है और अपने मन में बोलती है, रुको, क्या सचमुच तुम मुझे इस बातचीत में शामिल कर रही हो? लड़की मुंह बनाते हुए बोलती है, लगता है कि तुम दोनों पहले ही सुलह कर ली है। बीच वाली लड़की बोलती है, देखो तुम जानती हो जैस्मिन तुम सच में ही कुछ और ही हो। जैस्मिन बोलती है, हमारे बीच बस कुछ एक गलतफहमी हो गई थी बस। वैसे सारा अब भूलने की बीमारी से जूझ रही है, जाहिर है कि उसे ज्यादा याद नहीं है कि उस समय क्या हुआ था। चलो उस बात में बात नहीं करते हैं जो सारा को याद नहीं है। लड़की बोलती है, मेमोरी लॉस होने वाली बीमारी वो बस एक सरप्राइजिंग भरा है। सेरा उन लोगों की बात सुनकर बोलती है कि तुम लोगों का कहने का क्या मतलब है? अपने मन में बोलती है, वो शर्मनाक है। जैस्मिन बोलती है, लोग इसी बात पर सेरा को गलत समझते रहते हैं, ऐसा क्यों लगता है कि सब उसके बारे में बुरा ही सोचते हैं? लड़की बोलती है, उसके भारी मेकअप की वजह से। लड़की हंसते हुए उसका मजाक बनाते हुए बोलती है, सच कहूँ तो ये थोड़ा ज्यादा है और गलत प्रभाव भी डालता है। जैस्मिन बोलती है, हाँ बिल्कुल नहीं, अगर कुछ है तो वह है कि मुझे सेरा से जलन होती है। वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन वो अपने आप को ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करती है। इसके लिए असली में कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। तुम बहुत गॉर्जियस लग रही हो सेरा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि सब अपने अपने घर जा रहे थे। जैस्मिन सेरा को बोलती है, ओके टेक केयर सेरा। जैस्मिन पीछे से सेरा को आवाज देती है, ओ ठीक है, अगर तुम इसके बारे में भूल गई हो। सेरा पलटते हुए बोलती है, ओ क्या है? जैस्मिन बोलती है कि मैंने तुम्हें ड्यूटी फ्री शॉप लॉन्च पार्टी में बुलाया था, तुम्हें याद है? जैस्मिन जाते हुए बोलती है, मैंने आपको इनविटेशन भेज दिया था, यह इसी वीक है, इसलिए तुम और भी कोशिश बन के आना। उसकी फ्रेंड बोलती है, जैस्मिन हम लोग सैलून में जा रहे हैं, क्या तुम आना चाहोगी? जैस्मिन बोलती है, हाँ जरूर चलो। एक फ्रेंड बोलती है, लेकिन याददाश्त खोने की यह सारी बात सच में है? दूसरी लड़की बोलती है, इसे पूछने की क्या बात है, जाहिर है कि उसका बस ये नाटक है। पहली फ्रेंड बोलती है, क्योंकि उसे माफी मांगने में बहुत शर्म आ रही है। जैस्मिन बोलती है, लेकिन सेरा वाकई बीमार है, वो शायद उलझन में है, दोस्तों समझदार बनने की कोशिश करो। पहली लड़की बोलती है, इतना नर्म मत बनो जैस्मिन, किसी किनारे में खड़ा होकर देखना बहुत निराशाजनक है। दूसरी लड़की बोलती है, बिल्कुल, हमने बीच में दखल दिया क्योंकि हमें लगा कि वो फिर से मामला बिगाड़ रही है। वो लोगों की सारी बात पीछे सेरा भी सुन रही थी। सीन शिफ्ट होता है, हमें सेरा का घर दिखाया जाता है, यहाँ पर ही सेरा कुछ बातों को सोच रही थी और अपने मन में बोलती है, ओरिजिनल सेरा की यादें इतनी टूटी हुई और बिखरी हुई थी कि जैस्मिन और उनके दोस्तों के बातों को सुनने के बाद ही मुझे सारी याददाश्त वापस आ गई।
हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पार्टी में कोई चिल्ला रही थी जैस्मिन ली। ओरिजिनल सेरा ने पार्टी में हंगामा कर दिया था। सेरा चिल्लाते हुए बोलती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी जैस्मिन, तुम ही थी ना तुम मेरे फियांसे को ये सारी बेतुकी कहानी सुना रही थी। कुछ लेडीज बोलती है, और इसमें क्या जैस्मिन की क्या गलती है, उसने बस इतना ही पूछा था कि तुम्हारे मंगेतर के साथ तुम्हारा सब कुछ ठीक चल रहा है। पीछे से जैस्मिन बोलती है कि सेरा मैंने तो बस यही पूछा था कि तुम्हारे फियांसे के साथ हाल फिलहाल में कैसा चल रहा है बस। सेरा गुस्से से इधर उधर सामान को फेंकने लगती है। सेरा बोलती है, चुप रहो, क्या तुम्हें यह लगता है कि यह पहली बार है जब तुमने मुझे नीचा दिखाया है। सेरा अपने हाथ में नाइफ ले लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी जैस्मिन। यही सारी बातें थी जो सेरा याद कर रही थी। सेरा अपने मन में बोलती है, शुक्र है सिक्योरिटी टीम ने हालत बिगड़ने से पहले ही सब कुछ रोक दिया। अगर मैंने उसे सचमुच इतना दुख पहुंचाया होता, इतना मैंने उसे बर्बाद करने के लिए पहुंचाया, तो शायद सचमुच हमारा रिश्ता कुछ और ही हो जाता। तुझे मिलते ही जैस्मिन से माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। सेरा अपने मन में बोलती है, नहीं, क्या वो मेरी माफ़ी को मंजूर करती। वो रो को इमेजिन करती है और बोलती है, वो बिल्कुल रो की तरह है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो मुझे इतनी बेरुखी से क्यों पैसा रही थी। पहले तो मुझे लगा था कि शायद हम एक साथ हो जाएंगे। ऐसे कैसे हुआ कि उससे टकराने के बाद भी एक भी इंसान ने मेरी जरा भी परवाह नहीं की। मैं सचमुच यहाँ से निकल जाना चाहती हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर ही सेरा ब्यूटीफुल ड्रेस पहन के बैठी हुई थी। सेरा अपने मन में बोलती है कि मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा था कि वो भी दिन देख पाऊंगी जब मैं ऐसी ड्रेस पहनूंगी। सेरा गुस्से से अपने फियांसे को कॉल करती है और अपने मन में बोलती है, ऐसे जिंग जाओ, तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे हो। मुझे कि कुछ स्टाफ आपस में बात कर रहे थे, इसका यहाँ रहना ही वाकई कमाल है। सीन शिफ्ट होता है, हमें पार्टी नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेरा और सेरा का फियांसे भी आया था। सेरा सामने रखी हुई कार में ही बैठी हुई रहती है और सब जगह को कार में बैठी हुई देखती है। हमें जियोंग को दिखाया जाता है कि जियोंग भी उसके साथ वही कार में आया था। जियोंग कार का गेट खोलते के बाद अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, मेरा हाथ थाम लो। सेरा उसका हाथ पकड़ते हुए अपने मन में बोलती है, मुझे लेने के लिए इतना कुछ करने के बाद वो बस मुझे एक कार भेज दिया, क्या परेशानी है। सेरा जाते हुए बोलती है, अच्छा होगा तो अगर हम साथ हो तो, क्योंकि तुम्हें भी बुलाया गया है जियोंग। सेरा अपने मन में बोलती है, जवाब दो बेवकूफ। उसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। जियोंग सेरा को अंदर ले आता है और बोलता है उसको छोड़ते हुए, फिर मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। सेरा बोलती है, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो। तुम वहाँ से चला जाता है। सेरा अपने मन में बोलती है, और वह सचमुच मुझे यह सुझाव दे रहा है कि बस हम अंदर आए और फिर अलग हो जाए, या वह सच में अपने फियांसे को इस तरह छोड़ रहा है। सेरा सब जगह आसपास देखती है और फिर बोलती है, मैं पहले कभी ऐसी पार्टी में नहीं आई हूँ, मैं यहाँ अकेले कैसे काम चलाऊंगी। ठीक है, बस 1 घंटा के लिए मैं इसे बर्दाश्त कर ले रही हूँ, फिर यहाँ से मैं चली जाऊंगी। हमें दिखाया जाता है सेरा को किसी कोने में अपना फोन चला रही थी और कुछ स्टार्टर खा रही थी। सेरा अपने मन में बोलती है, अगर मैं किसी कोने में छुप जाऊं, मुझे शक है कि मुझे मेरी तरफ कोई ध्यान भी देगा। ना सेरा सोच ही रही थी, तभी उसे कोई आवाज देता है, ओह तुम यहाँ क्या कर रही हो। सेरा आगे की ओर देखती है और उसका मूड खराब हो जाता है। सेरा अपने मन में बोलती है, ये आवाज, जैसा कि पता चला कि असल में ऐसा नहीं था। सेरा बोलती है, ओ तुम्हारा यहाँ क्या काम है। जियोंग बोलता है, मुझे भी बुलाया गया है, तुम्हें पता है, वैसे तुम बहुत सुंदर दिख रही हो, कोई भी सोचेगा कि तुम एंड गेस्ट हो। और वो सेरा के करीब आ जाता है। सेरा बोलती है, इसका क्या मतलब है, क्या तुम वाकई में इसे बहस करना चाह रहे हो। अगर तुम यहाँ कोई अजीब बहस शुरू करने आए हैं, यहीं और चले जाओ। जियोंग बोलता है, ऐसा मत करो, मुझे लगा कि तुम्हें भूख लग रही हो, इसलिए मैं सुझाव देने वाला था कि हम ऊपर जाके कुछ खा सकते हैं। सेरा चिल्लाते हुए बोलती है, हर समय मेरे सामने आना बंद करो। जियोंग हंसने लगता है। जैस्मिन वहाँ आ गई थी। जैस्मिन बोलती है, सेरा तुम यहाँ आ गई हो। सेरा और जैस्मिन दोनों वहाँ ही और देखते हैं। सेरा ऑकवर्ड होते हुए बोलती है,
हाय, हाँ मैं आ गई हूँ। जैस्मिन स्माइल करते हुए बोलती है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? सेरा awkward होते हुए बोलती है, हाँ हम बस एक बार काम के जुड़े मीटिंग के बारे में मिले थे। मैंने एक जाना पहचाना चेहरा देखा, इसलिए मैंने बस हेलो कहा। सेरा जियोंग से पूछती है, क्या यह सही नहीं है जियोंग? जैस्मिन बोलती है, क्या ऐसा है? सेरा वहाँ पतली गली से निकल जाती है और सेरा बोलती है जाते हुए, ऐसा लगता है कि तुम दोनों के पास बहुत सारी बात करने के लिए है, इसलिए मुझे माफ कर दो। और जियोंग सेरा को उसे जाते हुए देखता है और वो एक शब्द भी नहीं बोलता है। जैस्मिन जियोंग को पकड़ते हुए बोलती है, जियोंग तुम किस बारे में बात कर रहे थे, तुम और सेरा? जियोंग बोलता है, कुछ खास नहीं, बस हम नमस्ते कह रहे थे। हमें सेरा को दिखाया जाता है जहाँ वो एक चेयर में बैठने वाली थी। सेरा अपने मन में बोलती है, हे भगवान, हुए तो मैं बाल बाल बच गई। अगर ड्रामा अपनी ओरिजिनल स्टोरी से चल रही होती तो वो दोनों की जल्द से जल्दी एंगेजमेंट हो जानी चाहिए थी, और बस वैसे ही उन दोनों को इस रिश्ते से मिलना ही था। जियोंग चांग का थैंक यू जिसने मुझे छोड़ दिया। हमें दिखाया जाता है सेरा की नज़र आगे की ओर पड़ती है और हमें सामने रू दिखाया जाता है, वो भी सेरा की ओर ही देख रहा था। उस टाइम दोनों की आई कांटेक्ट हो जाती है। सेरा भी रू को देख ही रही थी। रू अपना फेस आगे की ओर मोड़ लेता है। सेरा थोड़ा उदास थी और अपने मन में बोलती है, ऐसा लगता है कि रू को भी इनवाइट किया गया है। वो सभी गेस्टों को देखती है और अपने मन में बोलती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सिंगवोंग के सभी प्रमुख अधिकारी को निमंत्रित किया गया होगा। इस पार्टी में शायद मैं ही अकेली हूँ, ऐसी मछली जो पानी से दूर है। असली जियाहुन तो बस एक ऑफिस एम्प्लॉय होगी या कोई वाइस प्रेसिडेंट या कॉर्पोरेट बड़े आदमी नहीं है। तो वास्तव में मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? यह पूरी सिचुएशन मीनिंगलेस लगती है, जैसा कि कोई भी मेरा स्वागत नहीं करता है। मैं सोचे बिना नहीं रह सकी। या ओरिजिनल सेरा को भी ऐसे ही डिस्कनेक्ट फील होता होगा प्रेसिडेंट का पियोन से, या तक कि दोस्तों की तरह पर भी उपेक्षित। उसने सबके साथ बुरा व्यवहार किया और सब लोगों ने उसके साथ भी। शायद इसलिए उसने यह भूमिका छोड़ दी और यहाँ से गायब हो गई। काश ऐसा मैं भी कर पाती। अब तक लगभग 1 घंटा हो गया है। यहाँ मेरे लिए और कुछ करने के लिए नहीं है। मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। हमें दिखाया जाता है सभी से दूर सेरा जाने लगती है। हमें तभी पीछे कोई आदमी को दिखाया जाता है जो सेरा को ही देख रहा था। वो आदमी सेरा की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और सेरा के बालों को पकड़ लेता है। सेरा इससे बहुत ही आश्चर्य हो गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सेरा जैसे ही पीछे मुड़ने की कोशिश करती है, तब तक वो आदमी सेरा को नीचे गिरा चुका होता है। वो आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारी वजह से। सेरा को कुछ समझ नहीं आता है। वो अपने मन में बोलती है, क्या हो रहा है? वो बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरी चिंगयोंग। वो आदमी सेरा के ऊपर हमला कर देता है। सभी लोग वहाँ पर देखते हैं और बोलते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, वो आदमी क्या कर रहा है। हमें जैस्मिन और जियोंग को दिखाया जाता है जो साथ में बैठे हुए थे। जैस्मिन बोलती है कि क्या हुआ? जियोंग बोलता है, मुझे लगता है कि उधर कुछ हुआ है। जैस्मिन में फिर उधर ही और मुड़ती है। हमें दिखाया जाता है कुछ सिक्योरिटी गार्ड उन आदमी को पकड़ लिए होते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या कर रहे थे? ये यहाँ कैसे आया? वो आदमी चिल्लाते हुआ है, तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम ये सब करके बच जाओगी? गार्ड बोलता है, तुम्हें शांत होने की जरूरत है। हमें सेरा को दिखाया जाता है जिसके बॉडी में बहुत सारे चोट लगे हुए थे। हमें दिखाया जाता है गेस्ट आपस में बात कर रहे थे कि वहाँ क्या हो रहा है। जेउन बोलता है, वहाँ क्या हो रहा है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। वो सेरा को देखता है जहाँ सेरा वहाँ गिरी हुई रहती है। वो भागते हुए सेरा की ओर जा ही रहा था और सबको बोल रहा था कि हटो यहाँ से। तब तक हमें जैस्मिन को दिखाया जाता है जहाँ वो जियोंग को साइड करते हुए वहाँ से जाने लगती है और जियोंग वहाँ रुक जाता है। जैस्मिन सेरा के पास जाते हुए बोलती है, सेरा तुम कैसी हो? और वो फिर
वो सेरा के सामने बैठ जाती है और बोलती है कि मैंने उस आदमी से कहा था कि वो तुमसे बस बात करनी है। उसे वाकई ने कहा था कि बस उसे कुछ मिनट लगेगा। मैं उसे मना नहीं कर सकी। मैंने इसे सच में नहीं पता था कि यह बात ऐसी हो जाएगी। सेरा, मुझे सच में माफ करना। मैं क्या करूं? सेरा, तुम्हारा खून भी बह रहा है। हमें सेरा को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से घायल थी। सेरा के होठों के किनारे से भी खून निकल रही थी। सेरा कुछ बोलती है कि तुम बस करो, अपना मुंह बंद करो। सेरा ने जैस्मिन को यह बहुत बुरी तरीके से कहा था। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, यह सब जैस्मिन का ही खेला है। जैस्मिन सेरा की यह बात सुनकर चौंक जाती है और वो बोलती रहती है सेरा, और वो सैड दिखाई दे रही थी। तब तक सेरा वो अपना पर्स लेके वहाँ से जाने लगती है। लोग बात कर रहे थे, क्या हो रहा है? क्या वो लोग अपने गेस्टों के रूम पर सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं कर रही है? कोई आदमी बोलता है, लेकिन उस आदमी ने पहले जो कहा था, लगता है उसके पीछे भी कोई और कहानी है। क्या वो अपने बेटी के बारे में कुछ कहना चाह रहा था? आखिर उसने ऐसा क्यों कहा होगा कि उसे यह सब सहन करना पड़ा? अरे रोको उस औरत, वो एक नकारा व्यक्ति नहीं है। क्या यह बात तुम्हें नहीं पता? सियोंग ग्रुप की केयरलेस वुमेन वही सेरा सेन है। हमें सेरा को दिखाया जाता है जो वहाँ से जा रही थी और अपने मन में बोलती है कि मेरे साथ ये सब गलत था। आखिर यह बिल्कुल एक अननेसेसरी है, क्योंकि मैं आपसे चुप रहने की योजना बना रही थी। असली सेरा सेन के आसपास उसे सभी लोग ऐसे ही नज़रअंदाज करते थे। शायद इसी कारण है कि उसने यह भूमिका छोड़ दी और यहाँ से गायब हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इसी झंझट से बचने की कोशिश कर रही थी। इतनी सरल सोचने के साथ हमें सेना को दिखाया जाता है जो पूरा रोते हुए हालत से बोल से बाहर निकल रही थी। हमें मिस्टर बेग को दिखाया जाता है जो कार्ड लेके बाहर खड़े हुए थे। मिस्टर बेग बोलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जल्दी अंदर आइए। सेरा मिस्टर बेग को अचानक देख के हैरान थी और फिर अपने मन में बोलती है कि मिस्टर बेग यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर सेरा जल्दी से कार के अंदर बैठ जाती है और डोर लॉक कर देती है। मिस्टर बेग बोलते हैं कि हमें पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए। सेरा बोलती है, नहीं प्लीज़ मुझे बस घर ले चलिए प्लीज़। मिस्टर बेग बोलते हैं, माफ़ कीजिए लेकिन ज़्यादा ज़रूरी बात है। सेरा मिस्टर बेग को रोकते हुए बोलती है, मिस्टर बेग, उस आदमी को मुझसे पहले ही से बहुत नाराज़गी थी। क्या आप मेरे लिए इस मामले की जांच कर सकते हो? मिस्टर बेग बोलता है, उसके बारे में वाइस प्रेसिडेंट, क्या आपको सचमुच कुछ याद नहीं है? जब तुम अधिक परेशानी में थी तब प्यार संबंधी मामलों में आपने एक सिक्योरिटी कंपनी के कर्मचारी को के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया है और इस एम्प्लॉय का ही फादर था। इस घटना के कारण एम्प्लॉय ने अपनी आत्महत्या करने की कोशिश की थी। वो प्रेजेंट टाइम में हॉस्पिटल में है, लेकिन इस मामले को किसी कार्य स्थल संबंधी में चोट के रूप में शामिल नहीं की गई है। पिता होने के कारण मुझे लगता है कि आपसे नाराज़ होने से खुद को रोक नहीं सका। फिर भी हम इस घटना को हल्के में नहीं लेंगे। हमें तुरंत ही जवाब देने के लिए एक कानून टीम को इकट्ठा करना होगा। मेरा मिस्टर बेग की सारी बातें सुनकर अपने सर में हाथ रखती है और बोलती है कि नहीं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि प्लीज़ उन्हें कंपनसेट देने का कोई तरीका खोजें। मिस्टर बेग बोलता है कि आपका क्या मतलब है? सेरा बोलती है, चाहे वो आर्थिक मुआवजा हो या सच्ची माफ़ी, प्लीज़ पीड़ित की इच्छा के अनुसार समझौता कराएं। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं घुटने में के बल भी बैठ के उससे माफ़ी मांगूंगी। और इसके अलावा अगर ऐसी कोई और भी घटना हुई है, मैं उस सभी घटनाओं की भरपाई करना चाहूँगी उसी तरह। मिस्टर बेग बोलते हैं, क्या यह अकेले का मामला नहीं है प्रेसिडेंट? सेरा बोलती है कि सच कहूँ तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। सेरा अपने मन में बोलती है, क्या ऐसा हो सकता है कि असली सेरा अपने बुरे कामों को इतना मामूली समझती हो कि मैं चाहूँ कि कितनी भी कोशिश कर लूँ, मुझे इस मामले में कोई भी याद नहीं आ रही है। तो फिर ऐसी कितनी भूली हुई घटनाएं होगी और कितनी बार क्या मैं आपसी झंझटों और नज़रअंदाज और झमेलों में फंस गई हूँ।
या मैं नुकसान का सामना कर रही हूँ। शायद मैं एक पल के लिए रियलिटी का बोध खो बैठी थी। ये अशून्य विस्थान के कारण मंडरा रही हूँ। ड्रामा में फंस जाने का एहसास। मुझे अपने कामों पर ध्यान देना होगा। मैं ऐसी हर चीज़ से प्रभावित नहीं हो सकती। मेरे लिए यह अब कोई ड्रामा नहीं है बल्कि एक हकीकत है, भयानक हकीकत। ठीक वैसे ही जैसे कि जिया होंग की थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ डायरेक्टर सेरा के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, वाइस प्रेसिडेंट मैम, प्लीज मुझे अचानक ट्रांसफ़र करने की वजह बताइए। सेरा बोलती है कि ओह ये तो अजीब है, मुझे लगता है कि मैंने पहले ही ये बातें को स्पष्ट कर दिया है। मुझे लगता है कि आप ये पोस्ट के लिए अच्छे नहीं हो डायरेक्टर, और चेयरमैन ने इसकी पहले ही मंजूरी दे दी है। बातें सुनकर डायरेक्टर भी हैरान था। सेरा बोलती है कि क्या आप ये नहीं कह रहे हो कि आप मेरे फैसले का विरोध करेंगे? डायरेक्टर बोलता है, वाइस प्रेसिडेंट प्लीज मैं अपने पिछले व्यवहार के लिए दिल से माफ़ी मांगता हूँ। सेरा बोलती है, माफ़ी मांगे? किस बात के लिए? सेरा स्माइल करते हुए बोलती है, अच्छा देखो, ओह मुझे आप समझ आ गया, तो तुम इस कारण से माफ़ी मांग रहे हो। सेरा के फ़ोन में एक रिकॉर्डिंग थी। उसी रिकॉर्डिंग को दिखाते हुए सेरा डायरेक्टर को बोलती है और सेरा रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है जहां डायरेक्टर बोल रहा था, वो चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुई है, फिर भी बस वो इतना ही कर सकती है। चेयरमैन अपने बच्चों का पालन पोषण पूरी तरह से विफल रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता है? मैंने सुना है कि उसने वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए जोर दिया था, लेकिन क्यों? मुझे लगता है कि उसमें साफ तौर पर बिजनेस कौशल की कमी है। के लिए वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकती है, और प्रेसिडेंट की बेटी के लिए आवेदन का पद बहुत नीचा है लगता है। और वो लोग हंसने लगते हैं। सेरा वहीं पर ही उन लोग की रिकॉर्डिंग कर रही थी। सेरा अपने मन में बोलती है कि मंच में और कहीं नहीं मेरे बारे में गपशप हो रही है। लगता है कि तुम्हारे लिए कागजी जीवन बहुत आसान है। तुम्हारे जो कमाल के है डायरेक्टर, तुम्हारी ही बदौलत चीज़ें जल्दी ही सुलझ जाएगी डायरेक्टर। यह सारी रिकॉर्डिंग सेरा डायरेक्टर को सुना देती है, जो डायरेक्टर उसकी चुगली कर रहा था। डायरेक्टर के डर से पसीना आने लगता है। डायरेक्टर बोलता है, ओ प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं है, मेरा मतलब ये नहीं था। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि उस बातचीत में कुछ ऐसा कुछ था जिसे गलत समझ जा सकता है। सेरा अपने फ़ोन की ओर देखते हुए बोलती है, अगर आपको ऐसा गलतफहमी है कि ऐसे कुछ आप घिसा पिटा कहने वाले हैं, प्लीज़ परेशान ना हो। अगर आप हालातों को संभाल सकते हैं डायरेक्टर, मैं इस रिपोर्ट को हटाने और आपके ट्रांसफ़र के बारे में पुनः सोचूंगी। ये सारी बात सुनकर डायरेक्टर भी बहुत परेशान था और सेरा बोलती है, से सभी बिजनेस मैटर में मेरी सिग्नेचर होना ज़रूरी है। अभी मीटिंग मेरे साथ आमने सामने की जाएगी, निजी पर मेरे सिग्नेचर होने चाहिए। ये सब सुनने में तो आसान लगता है ना? अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो अब समय आ गया है कि हम यहाँ की स्थिति को पुनः गठन करें। सीन शिफ्ट होता है। हमें सारा का घर दिखाया जाता है जहाँ सारा बोलती है, मैं अपना काम कैसे करूँगी कि कंपनी की सारी जिम्मेदारी रोग के हाथ में है, तो मुझे कंपनी के मालिक के नाते यह सबको संभालना होगा और उन शेयर को वापस लाना होगा जो मुझे अभी तक नहीं मिले हैं। ये पार्क में टहलने जैसा नहीं होगा। मेरा अपने मन में बोलती है, मेरा सर फटने वाला है। मेरी पुरानी जॉब की तुलना में यह कुछ अलग है, मानो कि ये काफ़ी नहीं था। मुझे और भी प्रॉब्लम सुलझानी होगी। सेरा जैस्मिन के बारे में याद करती है, जहाँ जैस्मिन ने बोला था कि उस आदमी ने कहा था कि उसने बस तुमसे बात करनी है। उस व्यक्ति ने कहा कि समय फिर सिर्फ 1 मिनट लगेगा। जैस्मिन बोलती है, मैं उस आदमी को मना नहीं कर सकी। सेरा इन बातों को सारा याद करके बोलती है अपने मन में कि लॉन्च पार्टी में अरेंजमेंट की गई थी, जितने भी सिक्योरिटी थे वो लोगों के लिए रक्षा करने के लिए थे। भले ही उसने यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, इनविटेशन के भी एक आदमी अंदर आ जाता है, क्योंकि उसने दावा किया था यह सिर्फ उसका एक नेक इरादा था। सेरा उबते हुए बोलती है, ओह मैं सारा दोष उसको नहीं दे सकती हूँ। दूसरे शब्दों में मेन फीमेल लीड की भूमिका विलेनस के खिलाफ थी, बिल्कुल एक ड्रामा की तरह। यह अनबिलीवेबल है।
मैं सचमुच एक ऐसा तुच्छ बदला लेने जा रही हूँ जो मैंने एक सिर्फ ड्रामा में देखा था। सेरा कॉफ़ी लेते हुए अपने मन में बोलती है, मुझे सचमुच पहले ही अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी। हमें किसी को आते हुए दिखाया जाता है, वो रो रहता है, रो की नज़र आगे की ओर जाती है और वो सेरा को देखता है जो कॉफ़ी ले रही थी और उसकी नज़र उसकी बैंडेज पर जाती है और अपने मन में कल के बारे में सोचता है, जहाँ पर ही बहुत सारे शोरगुल हो रहा था। सब एक दूसरे से बात कर रहे थे। यहाँ पर ही एक मेंबर बोलता है, मुझे लगता है कि वहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है। एंट्री गेट्स के पास बहुत शोरगुल हो रहा है। रो बोलता है, रुकिए मैं वहाँ जाके देखता हूँ। तो फिर भीड़ के बीच वहाँ से जाने लगता है और देखने लगता है कि वहाँ क्या चल रहा है। रो की नज़र एकदम सीधे आगे की ओर जाती है और फिर वो देखता है कि सेरा मेन गेट के सामने नीचे गिरी हुई है और वहाँ कोई आदमी उसे हाथापाई कर रहा था। फिर रो की नज़र सेरा के फियांसे की ओर जाती है। वो अपने मन में बोलता है, क्या वो सेरा का फियांसे नहीं है? तो ये दोनों इतने समय से अलग अलग ही रह रहे हैं। वो क्या कर रहा है? बस घूर रहा है। क्या वो अपनी फियांसे की रक्षा भी नहीं कर सकता? यह कितनी शर्म की भी बात है। और हमें फिर रो को दिखाया जाता है जो सबको हटाते हुए बोलता है, एक्सक्यूज़ मी। और वो आगे बढ़ने लगता है और सेरा की ओर जाने लगता है और फिर वो रुक जाता है और अपने मन में बोलता है, इसका क्या फ़ायदा होगा? अगर मैं वहाँ चला भी गया तो वहाँ पर ही बस और एक टकराव होगा। मैं वहाँ नहीं जा सकता। मेरा वहाँ जाना अच्छा भी नहीं होगा। फिर हमें रो को दिखाया जाता है जहाँ वो रुक जाता है और वो सेरा को पूरी बुरी हालत में देखता है। इसे सेरा को बहुत सारी चोट भी लगी थी। तो उसकी उस समय कोई भी हेल्प नहीं कर सकता था। तो रो क्या करता है कि वो मिस्टर बेग को कॉल करता है और बोलता है, मिस्टर बेग प्लीज़ आप तुरंत बैंक्वेट हॉल के पास कार लेके आ जाइए, मेरा सीन मुश्किल में है। इतना कहने के बाद वो अपना फ़ोन रख देता है। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रो सेरा की ओर देख रहा था और उसके लगे हुए चोटों को देख रहा था और उसे रो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसे समझ ही नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या कहना चाहिए। ये दिखाया जाता है कि सेरा को तब तो कुछ रियलाइज़ हो जाता है कि उसके पीछे कोई और है और वो टर्न हो जाती है और सामने वो रो को देखती है। वो रो को देखते हुए बोलती है, क्या खा ले, क्या तुम्हें भी कॉफ़ी चाहिए? मैं तुम्हारे लिए भी कॉफ़ी बना दूँ? फिर सेरा अपना सर नीचे कर लेती है और बोलती है, कोई बात नहीं, तुम कर लो। अगर मैं ऐसा कुछ कर भी दूंगी तो तुम्हें शायद लगेगा कि गड़बड़ कर दी है या कुछ और। सेरा बोलने के बाद वहाँ से जाने लगती है। तब तक वो वहाँ खड़ा होकर बोलता है, सेरा सीन। इतना बोलने के बाद सेरा उसकी ओर टर्न हो जाती है। उसके बाद रो बोलता है कि क्या तुम ठीक हो सेरा? तो यह अचानक पूछने के कारण सेरा थोड़ी आश्चर्य में थी और फिर रो उसकी ओर ही देख रहा था। सेरा क्या जवाब देगी? फिर सेरा थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कल हॉस्पिटल भी गया थी और कल अपना इलाज भी करवाया था। सेरा इतना बोलने के बाद वहाँ से तुरंत ही टर्न हो जाती है और वो रो को बोलती है, फिर ठीक है, तुम अपने कॉफ़ी का एंजॉय करो, गुड नाइट। इतना बोल के वहाँ से वह चली जाती है और वो उसे जाते हुए देखते रहता है। सेरा वहाँ से जल्दी निकल के भागते हुए अपनी रूम की ओर जाती है और अपना डोर ओपन करती है। उसके बाद अपने रूम के डोर को बंद कर देती है और वह अपने मन में बोलती है, वहाँ खड़े हुए, क्या ये बकवास है? अचानक उसे क्या हो गया? हमें सेरा सिन का फेस दिखाया जाता है जो पूरी तरह से रोने की हालत में थी। सेरा का फेस पूरी तरह से रेड हो गया था। सेरा अपने मन में बोलती है, मैंने सोचा कि वही कहेगा कि मुझे वही मिला जैसी मैंने हरकत की थी। सेरा रो के उस सवाल से बहुत इमोशनल हो गई थी और उसकी आंख में आंसू भी आने लगी थी। वो बिल्कुल रोने लगी थी। फिर सेरा अपने मन में बोलती है, तो मैंने जरा से रो लिया, आंसू किस बात की है? सेरा अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, यह बहुत एम्बैरेसिंग है सच में। दूसरी साइड हमें रूम को दिखाया जाता है जो किचन में खड़ा हुआ था और वो सेरा के बारे में ही सोच रहा था।
जब रो ने सेरा को पूछा था क्या तुम ठीक हो, और सेरा ने बोला था कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और सेरा का फेस ही रो देख रहा था। फिर सेरा का फेस में बिल्कुल वो रोने की टाइप में हो गई थी। इसे देखकर रो भी थोड़ा आश्चर्य में था। इसी कारण से हमें रो को भी थोड़ा सैड दिखाया जाता है। शिफ्ट होता है, हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेरा सभी को बोलती है मैंने पहले के डाटा देखी है, उसके अनुसार ऐसा लगता है कि कोयल माइन में सभी चीजें स्पष्ट रूप से उलट दी गई थी। इसके फेल होने का कारण क्या था? सामने बैठा हुआ एम्प्लॉय बोलता है का एक बड़ा कारण और टीम प्रॉफिट इशू था। हमारे बिजनेस पार्टनरों के साथ भी तो का टकराव भी हुआ था। मेरा ये सारी बातें सुनकर सीरियस होते हुए बोलती है हमें बार बार फटकार लगाई जा रही है इस मामलों में हमारी पहल की कमी के कारण, कि हमारा काम अंततः करनी ही होगी, तो यही बेहतर होगा हम इसे इसी साल पूरा कर लिया जाए। प्लीज सम्मति धातु का दोबारा जांच करें। मैं आज दिन के अंत तक पूरा रेज्यूम पूरी कर लूंगी। फाइनेंशियल इशू के बारे में लास्ट वीक में बात करेंगे। उसके बाद मीटिंग खत्म हो जाती है। हमें सेरा का केबिन दिखाया जाता है जहाँ पर ही मिस्टर बेग बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट, पहले के कुछ दिनों में आपका बिजनेस में इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये मैं नोटिस कर रहा हूँ। आप अपने पास से कुछ अच्छा ही कर रहे हो। सेरा बोलती है थैंक यू मिस्टर बेग, सब आपकी हेल्प के कारण हुआ है, मैं यह सब अकेले नहीं कर सकती थी। मिस्टर बेग बोलता है बिल्कुल नहीं, यह सब आपके प्रयास के कारण है। यहाँ तक चेयरमैन भी आपके हाल की गतिविधियों के बारे में मुझसे पूछा करते हैं। सेरा मिस्टर बेग की यह बात सुनकर अपने मन में बोलती है चेयरमैन सिन, ओह क्या ये सही है? हमें सेरा चेयरमैन के बारे में बताती है। सच कहूँ तो मैं चेयरमैन सिन के बारे में बिल्कुल ही अनजान हूँ। हाँ वो मेरे फादर माने जाते हैं, लेकिन जब वो काम पर आते हैं तो वो मुझे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं और वो बहुत कम ही अपनी निजी जगह से बाहर निकलते हैं। इतना कि मुझे लगता है कि हम दोनों एक ही घर में रहते भी हैं या नहीं। फिर भी खैर मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से उनकी पसंद से बाहर हूँ। मेरा मिस्टर बेग से पूछती है, देखते हैं कि वो मेरे बारे में क्या पूछते हैं। रो भी इस बारे में मुझसे पूछा कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। मिस्टर बेग बोलते हैं कि क्या आप प्रेसिडेंट रो के बारे में बात कर रही हो? मेरा थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है और बोलती है कि हाँ ठीक है, उसने पूछा कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। उसने जानते हुए भी मुझसे उम्मीद की थी कि वो मुझ पर चिल्लाएगा। बात को बिगाड़ना बंद करना होगा। बेशक मिस्टर बेग बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट, मुझे पता है कि तुम आप दोनों के बीच में कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको एक बात पता होनी चाहिए। मेरा अपना कप रखते हुए बोलती है हाँ क्या बात है? मिस्टर बेग बोलते हैं सच तो ये है मेरे प्रेसिडेंट रो ही थे जिन्होंने मुझे उस दिन बोर्ड रूम के पास इंतजार करने के लिए ऑर्डर दिया था। मिस्टर बेग बोलते हैं क्यों, उसने ऐसा क्यों किया? उस समय मैं इतना घबराया हुआ था कि मुझे यह पूछने का समय ही नहीं मिला, लेकिन उन्होंने मुझे फोन करके कहा आप बहुत मुश्किल में थे और आपको तुरंत मदद की जरूरत थी। मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट रो आपके लिए बहुत चिंता रहे होंगे अंदर ही अंदर। सेरा अपने मन में बोलती है ओह ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर सेरा उस बात को याद करती है, मुझे पता चला कि मिस्टर बेग एंट्री गेट के सामने इतना जल्दी समय में क्यों आ गए हुए होंगे। तो क्या इसका मतलब है रो ने सचमुच में चिंता से पूछा था कि मैं ठीक हूँ, भले ही जब मैं भागने की कोशिश कर रही थी तो वही मेरे चेहरे पर चिल्लाया था। मुझे पता है रो ने जो भी किया या नहीं किया, अभी मेरी मेन प्रॉब्लम यही नहीं है। सेरा को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में काम कर रही थी। वो अंगड़ाई लेते हुए बोलती है ओह मैं बहुत थक गई हूँ, मैंने पूरी रिव्यू सेट कर ली है, अब मुझे फाइनेंशियल रिपोर्ट पर आना होगा। सेरा अपना मुंह बनाते हुए बोलती है सचमुच मुझे काम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा है। टाइम पर काम करने के लिए मुझे शायद सुबह जल्दी काम करने के विचार के बारे में सोचना पड़ेगा।
सेरा फिर अपना फ़ोन देखती है और खुशी से उठते हुए बोलती है, तब तक लंच टाइम हो गया है, मुझे कुछ जाकर खा लेना चाहिए। हमें सेरा को दिखाया जाता है जो वहाँ से कैंटीन की तरफ जा रही थी। वहाँ से वो क्रॉस कर रही थी, तब तक वहाँ से कोई उसे आवाज़ देता है, ओह ये देखो ये कौन है, अगर ये प्रेसिडेंट नहीं है तो। जब वो आदमी ऐसा बोलता है तो सेरा उसकी ओर टर्न होती है। सामने सोफे में बैठा हुआ आदमी बोलता है, इसे बीते हुए एक अरसा हो गया है। सेरा उस आदमी को देखती है, फिर वो आदमी बोलता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। सेरा बोलती है, ओ हाँ माफ़ कीजिए, लेकिन आप कौन हो? वो शख्स बोलता है कि लगता है कि तुम्हारी मेमोरी खोने की अफवाह बिल्कुल सच ही थी। फिर वो सोफे में बैठा हुआ आदमी अपना नाम बताता है, बोलता है कि मेरा नाम पेलुसुन है। सेरा उस आदमी का नाम सुनकर अपने मन में बोलती है, ओ पेलुसुन। सेरा बोलती अपने मन में, ओ मुझे याद आ गया, वो ज्योतिष है। क्या वो बताएगा कि मेरा बिजनेस कैसे फूले फलेगा? सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। इसे सभी ड्रामा में एक एस्ट्रोलॉजिस्ट जरूर होता है, जहाँ का चेयरमैन या प्रेसिडेंट उससे अपने भविष्य के बारे में पूछने जाता है। एस्ट्रोलॉजिस्ट बोलता है कि आपके भविष्य में आगे अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ सही नहीं है। आदमी सेरा को बोलता है कि तुम्हारा आत्मा और तुम्हारी ऊर्जा बदली हुई है जब से हम आखिरी बार मिले थे। सेरा अपने मन में बोलती है, उससे मुझे बात करना बंद करना होगा ताकि मैं खाना खा सकूं। वह उस आदमी को बोलती है स्माइल करते हुए, क्या सही है? इसका मतलब है कि मेरा फ्यूचर बदल सकता है। मैं पिछले कुछ समय से बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हूँ और कुछ ठीक भी नहीं चल रहा है। वो आदमी बोलता है, प्रेसिडेंट आपका जीवन मेरी भविष्यवाणी से परे है। सेरा अपना मुंह ऑकवर्ड करती है और बोलती है, ओ मैं समझ गई, और अपने मन में बोलती है कि तो उसका ये मतलब है। फिर सेरा वहाँ से जाने लगती है और उस आदमी को बोलती है, खैर मेरा लंच ब्रेक है तो बेहतर होगा कि मैं चली जाऊँ। आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो सेरा को जाते हुए देखता है। उनको लगता है कि वो सेरा के बारे में कुछ जानता है। इसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें फिर सेरा का घर दिखाया जाता है। जब सेरा घर आ चुकी होती है, सेरा बहुत थकी हुई होती है। सेरा बोलती है कि वाह, खैर मैं आखिर में घर पहुंच गई। इसी तरह मैं ठीक ठाक समय घर वापस पहुंचने में कामयाब रही। बेहतर होगा कि मैं जल्दी से नहा लूं, थोड़ी अपनी चोटों में ऑइंटमेंट भी लगा लूं और बिस्तर पर लेट जाऊं। इतना सारा बोलने के बाद सेरा गेट लॉक करके वहां से आगे बढ़ने लगती है। वो आगे की ओर देखती है कि रो फर्श में पड़ा हुआ था। सेरा उसे देख लेती है। सेरा पूरी तरह से घबरा जाती है रो को इस हालत में देखते हुए। फिर सेरा उसके पास जाती है और अपने मन में बोलती है, तो रो जमीन में क्या कर रहा है? क्या वो बेहोश हो गया है? सेरा उसे उठाने की कोशिश करती है और बोलती है, ओ रो, क्या तुम ठीक हो? क्या मुझे एम्बुलेंस बुलानी होगी? मैं अपनी मॉम को भी जानबूझ के जगाना नहीं चाहती हूँ और बटलर भी दिन भर के लिए अपना घर गया होगा। फिर सेरा रो को कैरी करती है और बोलती है कि चलो अभी के लिए मैं तुम्हारे कमरे तक तुम्हें ले चलती हूँ। मैं रो का रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर सेरा रो को उसके बेड पर लेटा देती है। उसके बाद धीरे धीरे रो को होश आने लगता है और वो अपनी आंखों को खोलता है तो अपने बेड के साइड सेरा को देखता है, जहाँ सेरा कुछ अपने काम कर रही थी। सेरा फिर रो को उठते हुए देख लेती है और बोलती है कि तुम उठ गए हो रो, ये रही तुम्हारी दवाई। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा दलिया बनाया है ताकि तुम खाली पेट दवाई ना खाओ। रो अपना सर पकड़ते हुए बोलता है कि ये क्या हो रहा है। फिर रो को पूरी तरह से होश आ जाता है, अपने बेड में बैठ जाता है। सेरा उसे बताती है कि मैंने देखा कि तुम एंट्री गेट के पास बेहोश पड़े हुए थे, तो मैंने तुम्हें तुम्हारे कमरे तक पहुंचाने में मदद की। मुझे पता है कि देर हो चुकी है। मैंने डॉक्टर किन से फ़ोन करके उससे सलाह मांगी। मैंने सुना कि जब तुम ज़्यादा काम कर लेते हो तो
अक्सर थक कर बेहोश हो जाते हो, है ना? खैर, डॉक्टर ने सलाह दी है कि तुम्हें थोड़ा दलिया खा लेनी चाहिए, उसके बाद ये गोली ले लो। ये सारा कुछ मैंने तुम्हारे लिए रख दिया है, ये सब तुम पहले ही खा लेना। रो बोलता है कि दलिया, तुमने दलिया बनाया है? शेरा बोलती है, ये सादा चावल का दलिया है, इसलिए थोड़ा बेस्वाद होगा, लेकिन यह किसी बीमारी व्यक्ति के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं है। रो बोलता है, कब से क्या तुम खाना बनाती हो? शेरा फिर थोड़ा awkward हो जाती है और बोलती है, कभी नहीं, जाहिर है कि यह मेरा पहली बार की कोशिश है, लेकिन आजकल आप कोई भी रेसिपी ऑनलाइन देखकर बना सकते हो। हमें रो को दिखाया जाता है जो दलिया शेरा ने बनाया था वो उसे चुपचाप खाने लगता है। फिर शेरा उसे यह देखते हुए अपने मन में बोलती है, असली शेरा को खाना बनाने नहीं आता था, फिर एक अमीर उत्तराधिकारी को खाना बनाने की जहमत क्यों उठानी पड़ेगी? उसके पास तो बहुत सारे शेफ होंगे। मित्रों को दिखाया जाता है तो दलिया एकदम चुपचाप से उसके सामने खा रहा था। फिर वो शेरा को अपनी ओर ऐसे घूरते हुए देखते हुए बोलता है, क्या तुम बस यहीं बैठी रहोगी? शेरा वहाँ से उठते हुए बोलती है, ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। शेरा डोर लॉक कर देती है और बोलती है, मुझे पता नहीं चला कि मैं उसे इतना देर तक क्यों देख रही थी, क्योंकि वो दलिया खाते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। शेरा को फिर रियलाइज होता है, फिर वो अपने मन में बोलती है, क्या मैं पागल हो गई हूँ, मैं ये क्या बोल रही हूँ? शेरा वहाँ से जाने लगती है और अपने मन में बोलती है, बेतुका विचार मेरे मन में आ रहा है, मुझे लगता है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, अब मेरे सोने का भी समय हो गया है।